नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले सीधे चलते जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। मोबाइल ऐप को भी आज लॉन्च किया है, तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में लोगों के लिए इस ट्रेन की बात करें तो तमाम सुविधाएं इस ट्रेन देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, जिसमें से देखा जाए तो इस ट्रेन में पूरे 6 कोच हैं, सुविधाएं दी गई हैं। आप वहां पर न्यूज़पेपर काफी सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप वहां पर न्यूज़पेपर और वहां पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था होगी, इसके और मैगजीन्स रीड कर सकते हैं। साथ ही वहां पर व्हील चेयर की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा जो दूसरा कोच है वो सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कोच रहेगा। तो इस तरीके से ये तमाम सुविधाएं जो हैं, और हर सीट पर, इस ट्रेन में जितनी भी सीटें हैं उसमें हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अब समर्पित कर दी है। कल सुबह 6 बजे से ये ट्रेन अब लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। हमारे साथ में गिरीश भी लगातार बने हुए हैं। गिरीश, आरआरटीएस के विकास से आर्थिक कार्यों को कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही अगर देखा जाए तो अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत अब प्रदूषण से होगी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को। लेकिन अब क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है तो लोग, उम्मीद ये की जा रही है कि लोग अपने वाहनों को घर में रखेंगे और इस ट्रेन से ही आने जाने में, क्योंकि उनको सुविधा भी होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कहीं ना कहीं थोड़े से कम होगा। जी बिल्कुल कृतिका, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्रदूषण काफी कहीं ना कहीं पूरी तरह से आबो हवा को खराब कर दिया था प्रदूषण ने, तो उससे कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने देश को सौगात दी है, तो उसका असर कहीं ना कहीं जो है प्रदूषण पर भी देखने को मिलेगा। जब इतने वाहन जब एनसीआर से दिल्ली की ओर आते हैं तो काफी ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से पॉल्यूशन होता है और कहीं ना कहीं वो पूरा असर आबो हवा पर भी पड़ता था। लेकिन फिलहाल जब इस तरह की सौगात देश को मिलती है, एनसीआर के लोगों को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को प्रायोरिटी पर रखेंगे। और वो तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी रैपिड रेल को दिखा दी है। बता दें कि पहले फेज में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड को शुरू किया जाएगा, और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 67 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। और इसे दिल्ली मेट्रो की विभिन्न लाइनों के साथ जोड़ा जाएगा। ये अलवर, पानीपत और मेरठ जैसे विभिन्न शहरों को भी दिल्ली से जोड़ेगी, जिसको हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखा दी है। तो बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिनमें से 3 कॉरिडोर को चरण 1 में तैयार किया जाना है, और इसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर शामिल है। बता दें कि ये मेट्रो कहां से कहां तक चलेगी, रैपिड रेल, ये आप तक जानकारी पहुंचा दें तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है, और ऐसे में बता दें कि ये 1 घंटे से कम की दूरी दिल्ली को मेरठ से में जोड़ेगा। हरी झंडी दिखाते हुए ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। इसमें सुविधाओं की बात की जाए तो रैपिड एक्स मेट्रो की पूरी तरीके से वातानुकूलित यानी कि एसी की सुविधा होगी। इसे सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए यहाँ पे काफी डिजाइन से तैयार किया गया है, और ऐसे में ट्रांसफर सीट, खड़े होकर यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्थान, लगेज रैक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनेमिक रूप से मैप जैसी कई ऐसी सुविधा होगी जो कि इसमें उपलब्ध है, और इसकी शुरुआत चूंकि हो चुकी है, और ऐसे में सफर करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की ओर रैपिड एक्स ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैक पर दौड़ेगी, और इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर इसके किराए की बात कर ली जाए तो रैपिड एक्स ट्रेन में अभी 20 रुपए से 100 रुपए तक का किराया होगा। रैपिड एक्स के स्टैंडर्ड क्लास में किराया 20 रुपए से शुरू होगा, वहीं
प्रीमियम क्लास में मिनिमम किराया 40 रुपये होगा। स्टैंडर्ड क्लास में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का किराया 50 रुपये, जबकि प्रीमियम क्लास में इसी दूरी जो है वो साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का किराया जो है वो 100 रुपये होगा। बता दें कि 90 से भी कम हाइट वाले बच्चों को ये मुफ्त दिया जाएगा, मुफ्त किराया होगा, वो मुफ्त में सफ़र कर सकेंगे। और समय की बात की जाए तो अभी 17 किलोमीटर के ट्रैक पर रैपिड एक्स चलेगी। शुरुआती स्टेशन साहिबाबाद से अंतिम स्टेशन जो है वो दुहाई तक की यात्रा आप कर सकेंगे। 12 मिनट समय लगेगा। ये गौर करने वाली चीज है कि समय इसमें कितना लगेगा, तो 12 मिनट समय लगेगा। समय की यहाँ पे बचत हो रही है, जो कि लंबा समय लोगों को व्यतीत करना पड़ रहा था, ट्रैफिक मिलती थी उनको काफी ज्यादा। और ऐसे में यहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाएगा, चूंकि ठंड का दिन आ रहा है, ऐसे में प्रदूषण भी काफी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। लोगों को काफी ज्यादा लेट भी हो जाता है सफर करने के लिए, काफी ज्यादा यहाँ पे फॉग भी नजर आता है और इसके बाद से लोग काफी ज्यादा लेट भी हो जाते हैं अपने दफ्तर पहुंचने के लिए। और इसमें गौर करने वाली चीज समय ही है, और समय 12 मिनट मात्र आपको लगेगा साहिबाबाद से, और शुरू साहिबाबाद स्टेशन से होगा और दुहाई स्टेशन तक जाकर ये रैपिड एक्स ट्रेन रुकेगी। लंबाई देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर दिल्ली में हिस्सा होगा। और इसी के साथ जानकारी आपको बता दें कि कितनी ट्रेन में कितनी देर में ये ट्रेन मिलेगी। जैसे कि मेट्रो ट्रेन जो है वो 2-3 मिनट में तकरीबन आ जाती है, 2-3 मिनट के बाद हर एक मेट्रो ट्रेन चलती है, और उससे कुछ ज्यादा ही यहाँ पे समय आपको रुकना पड़ेगा। एक रैपिड एक्स ट्रेन का इंतजार करने के लिए 15 मिनट के बाद एक आपको ट्रेन उपलब्ध यहाँ पे होगी, यानी कि हर 15 मिनट पे यहाँ पे ट्रेन आ जा रही होगी। आप अपना सफर 15 मिनट के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कई ऐसी मोर्चे हैं जिससे आप टिकट जो है वो QR कोड के जरिए भी आप निकाल सकते हैं, मशीनरी का उपयोग करके भी आप टिकट की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर बात की जाए मेट्रो कितनी बजे से रात को कितनी बजे तक चलेगी, तो सुबह 6 बजे से ये मेट्रो शुरू होगी और रात को 11 बजे तक आखिरी ये रैपिड एक्स ट्रेन जो है वो चलेगी। और दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन द्वारा परिचालन सुबह 6 बजे ही होगा और रात को 11 बजे तक ये ट्रेन चलेगी। अब बात की दिल्ली, तो दिल्ली से चलना कब शुरू होगा, ये सवाल जो है वो अक्सर उठते हैं। तो 2025 में भी दिल्ली से ये मेट्रो दिल्ली से रैपिड ट्रेन जो है वो संचालित हो जाएगी। और अभी आपको बता दें कि ये पूरे 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है, और आगे चल के इसकी लागत और ज्यादा बढ़ेगी और भी ज्यादा ये इसका क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। इससे टाइम की बचत होगी और लोगों का किराया भी बच सकता है। तो रैपिड एक्स ट्रेनों के लिए टिकट का सिस्टम मेट्रो की तरह ही होगा, यानी ये रैपिड एक्स स्टेशनों पर टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीनों से टिकट खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किए जाएंगे। जैसे कि मेट्रो ट्रेन में आपको मेट्रो कार्ड मिलते हैं, वैसे ही ठीक इसमें आपको नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड मिलेगी, यानी कि NCMC कार्ड आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको पहले अमाउंट देना होगा और रैपिड एक्स कनेक्ट के माध्यम से डिजिटल QR कोड आधारित टिकट भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो 4 ऐसी सुविधा है जिसके जरिए आप टिकट ले सकते हैं। पहले काउंटर से आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा मशीन से भी आपको टिकट मिल सकती है और कार्ड भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और चौथा QR कोड स्कैन करके भी आप टिकट ले सकते हैं। फिलहाल जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वो रैपिड ट्रेन के अंदर की तस्वीरें, किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं और बच्चों से भी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करके जानकारी ले रहे हैं। अब रैपिड एक्स और मेट्रो में किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाए, ये काफी जरूरी हो जाता है। और रैपिड एक्स की सुविधा की बात की जाए तो स्पीड स्टाइल के मामले में मेट्रो से ये काफी ज्यादा अलग है। रैपिड एक्स 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से दौड़ सकती है। इसकी आखिरी क्षमता 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक होती है। और अगर मेट्रो की बात की जाए तो ये मेट्रो ट्रेन के 3 गुना की स्पीड में ये दौड़ सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या इसकी स्पीड मेट्रो के मुकाबले रैपिड एक्स की
स्पीड क्या हो सकती है। और रैपिड एक्स का सफर प्लेन के सफर की फीलिंग कराएगा और इसमें एडजस्टेबल आरामदायक सीटें लगाई गई हैं। इसके अलावा खड़े होकर भी आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं उठानी पड़ेगी यहाँ पे। और सामान रखने के लिए भी यहाँ पे लगेज एरिया बनाया गया, वहाँ पे आसानी से आप सामान रख सकते हैं। और अमूमन हम देखते हैं कि किस तरीके से मेट्रो ट्रेन में सामान रखने की दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। आराम से आप यहाँ पे सामान यानी कि रैपिड एक्स ट्रेन में आप सामान रख सकते हैं। हर सुविधा से लेस आपको ये रैपिड एक्स ट्रेन जो है वो मिलेगी। तो भारत की पहली रेल जो है वो रैपिड एक्स ट्रेन अब मिल चुके हैं भारत को। और ऐसे में बता दें साहिबाबाद से इसकी शुरुआत होने जा रही है और आम जनता के लिए कल से यानी कि 21 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे। आम जनता 21 अक्टूबर से इसमें सफर कर सकते हैं। इसकी नींव 2019 में रखी गई थी। 8 मार्च 2019 में इसकी नींव रखी गई थी और ऐसे में तकरीबन 4 साल लग चुके हैं इसको बनने में। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर 15 मिनट में आपको ये ट्रेन मिलेगी। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच प्राथमिकता वाले खंड में 5 स्टेशन है। 5 स्टेशन आपको इन दोनों स्टेशनों के बीच में मिलेंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। प्राथमिकता खंड में यानी कि पहले चरण में आपको उद्घाटन के एक दिन बाद यानी कि अब उद्घाटन हो चुका है 21 अक्टूबर को सुबह से ही सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यानी कि 21 अक्टूबर को आप यहाँ पे कम लागत में, कम वक्त में सही सफर और आरामदायक सफर तय कर सकते हैं अपने दफ्तर की ओर। 6 कोच इस ट्रेन में होने जा रही हैं। प्रत्येक रैपिड एक्स ट्रेन में एक प्रीमियर कोच सहित कुल 6 कोच होंगे। यानी कि प्रीमियर कोच तो आपको मिलेगा, उसके साथ साथ 6 कोच भी आपको इस रैपिड एक्स ट्रेन में मिलेंगे, जिसमें एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। जिस तरीके से मेट्रो में एक कोच महिलाओं के लिए दे दिए गए हैं, वैसे ठीक ये सुविधा भी आपको रैपिड एक्स ट्रेन में मिलेगी। महिलाओं के लिए एक कोच निर्धारित कर दिए गए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक स्थगित हो चुकी है। 21 अक्टूबर को प्रस्तावित थी ये कैबिनेट बैठक, जो कि स्थगित हो चुकी है। अलग से बताई जाएगी आगामी बैठक की तारीख, संभावित तारीख जो है वो कहा यह जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 30 तारीख जो है वो तय की जा सकती है। तो धामी सरकार की बैठक होने वाली थी 21 अक्टूबर को, जो कि स्थगित हो चुकी है। कारणों का भी पता नहीं चला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 30 अक्टूबर को ये बैठक जो है वो संभावित हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और बता दें कि 21 अक्टूबर को प्रस्तावित थी ये बैठक की तारीख, जो कि अब स्थगित हो चुकी है। 21 अक्टूबर को बैठक होनी थी, यानी कि शनिवार को बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक जो है वो अब स्थगित हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि 30 अक्टूबर को अब ये बैठक हो सकती है। तो अलग से बताई जाएगी आगामी बैठक की तारीख, अलग से इसका ऐलान किया जा सकता है। संभावित ये बैठक होने वाली थी जो कि 30 अक्टूबर को अब हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाए हैं। 21 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक जो स्थगित हो चुकी है। अब एक एंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी किन कारणोंवश ये बैठक स्थगित हुई है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 21 अक्टूबर को जो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली थी वो स्थगित यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स समिट के लिए जो यूए का दौरा था उस दौरे से यहाँ पर लौटे हैं और उससे पहले वो राज्य में जो निवेश को लेकर जो प्रस्ताव आने हैं उन प्रस्तावों पर बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो निवेश के जो एमओयू साइन हुए उनको धरातल पर उतारा जा सके। इसके अलावा शासन से कुछ संबंधित जो जरूरी काम थे उन कार्यों को यहाँ पर करना चाहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसलिए कैबिनेट बैठक को स्थगित करने का काम यहाँ पर किया गया। और जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि कैबिनेट बैठक अब आगामी यानी अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें बड़े निर्णय धामी सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। जी, तो 30 तारीख को क्या ये बैठक होगी? बिल्कुल, अभी इस बाबत ये कह सकते हैं कि अंतिम स्पष्ट जानकारी यहाँ पर नहीं है, आदेश अभी नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है ये सूत्र बता रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि कैबिनेट बैठक में जो विषय आए उन सभी विषयों को एक पुख्ता तौर पर यहाँ पर रखा जा सके और उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सके। जी,
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि 30 अक्टूबर को अब कहा यह जा रहा है कि संभावित बैठक जो है वो होगी, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। चलो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सीएम धामी से मुलाकात हुई है। यूएई दौरे से दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी से मुलाकात हुई है। 54,550 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने पर यह बधाई दी गई है। महेंद्र भट्ट ने संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। तो यूएई दौरे से दिल्ली पहुंचे पर सीएम धामी से मुलाकात यहां पे प्रदेश अध्यक्ष की हुई है। 54,550 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने पर यह बधाई दी गई है। बता दें, इससे पहले आबू धाबी गए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने वहां पे जाके निवेशकों के लिए भारी निवेश लेके आए हैं वो उत्तराखंड, और ऐसे में जो GIS समिट होने वाले हैं उसमें भारी निवेश उत्तराखंड में होने वाले हैं। तो सीएम धामी का छात्र छात्राओं को तोहफा भोजन भत्ते में की गई है दोगुनी बढ़ोतरी। शिक्षा सचिव की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री को बच्चों से खासा लगाव है और इसलिए तोहफा मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को दी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिए गए हैं। दैनिक भोजन के लिए 150 रुपए प्रतिदिन की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो भोजन भत्ते में बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है। क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी को बच्चों से खासा लगाव है, इसलिए बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा सचिव को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को बच्चों से खासा लगाव है और इसलिए मुख्यमंत्री ने बड़ा तोहफा छात्र छात्राओं को दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिए गए हैं। वहीं देहरादून से महत्वपूर्ण जानकारी, जहां 8 IAS अधिकारियों की लगाई गई है चुनावी ड्यूटी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ड्यूटी। विधानसभा चुनाव में 8 IAS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आर राजेश कुमार, देव कृष्ण तिवारी, विनीत कुमार के नाम शामिल है। नितिन सिंह भदौरिया, मनीष गोयल, दीपेंद्र चौधरी का नाम भी इस IAS अधिकारियों में शामिल है। उमेश नारायण पांडे, हरीशचंद्र कांतपाल की ड्यूटी लगाई गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आगामी चुनावों के मद्देनजर 8 IAS अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। नितिन सिंह भदौरिया, मनोज गोयल, दीपेंद्र चौधरी का नाम भी इन IAS अधिकारियों में शामिल है, जिनको ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। और देहरादून के नगर निगम के ऐप पर शिकायतों का हल होने लगा है, जिसको लेकर नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि पिछले दिनों नगर निगम ने अपना ऐप लोगों की सेवा में उपलब्ध कराया था, जिसके माध्यम से अभी तक 100 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। बता दें कि आम जनता घर बैठे मोबाइल ऐप से अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान होगा। इसके लिए नगर निगम ने 1 अक्टूबर को शिकायत निवारण ऐप की शुरुआत की थी, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया था। ऐप को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आने लगा है। शिकायतों के निस्तारण के लिए टाइमलाइन तय की गई है। साथ ही इस ऐप के माध्यम से कुछ सेवाएं भी मिलेंगी, जैसे हाउस टैक्स भी लोग जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा संपत्ति नामांतरण को आवेदन का भी यहाँ पे कर सकेंगे। साथ ही अन्य कई सुविधाएं भी मिलेंगी। नगर निगम के विषय है मुख्यतः साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, इन्हीं के संबंध में हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और इस पर लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका निस्तारण करवा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण करवा दिया जाए। हमारे ऐप में यदि कोई शिकायत अगर लंबित ज़्यादा समय रह जाती है तो उसका भी जो है पूरा फ्लैग एक रेज हो जाता है, कलर कोडिंग के माध्यम से भी वो दिखाई देती है। तो लगातार हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम जो भी शिकायत प्राप्त होती है ऐप के माध्यम से करवाएं, ताकि लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिल सकें। और कांग्रेस विधायकों ने पीएम मोदी और सीएम धामी की तारीफ करने की होड़ सी मच गई है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बाद अब लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने भी पीएम मोदी और सीएम धामी की जमकर तारीफ की, जिससे सियासत गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायकों का पीएम मोदी और सीएम धामी का यूं तारीफ करना अब नए संकेत दे रहा है। आपको याद हो कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी कांग्रेस को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे थे। पूर्व PCC चीफ
किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थामा था और आज वो टिहरी से विधायक है। वहीं कांग्रेस महिला के प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने भी उसी समय कांग्रेस को बाय बाय करते हुए बीजेपी के पाले में चली गई थी और उन्हें भी नैनीताल से जीत मिली थी। अब कांग्रेस के 2 विधायक खुलकर पीएम मोदी और सीएम की तारीफ कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। खैर, इससे बीजेपी खुश है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी। वहीं महेंद्र भट्ट की माने तो ये शुरुआत मात्र है, आगे देखिए क्या होता है। मोदी जी का व्यक्तित्व कर्तृत्व ही ऐसा है कि उनकी तारीफ करने से कोई बचेगा नहीं। खास तौर पर मैं दोनों विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने क्षेत्र के विकास में मोदी जी द्वारा किए जा रहे कार्य, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उस क्षेत्र को जो प्राथमिकता दी जा रही है, मानस खंड के पूरे क्षेत्र का आगे विकास की एक किरण जगी है, उसके लिए दोनों विधायकों ने जो समर्थन किया है वो विकास के लिए समर्थन है। राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अच्छे को अच्छा कहने का सामर्थ्य एक कांग्रेस के विधायकों ने जुटाना प्रारंभ कर दिया है और धीरे धीरे अभी शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या क्या। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं तथा साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरी विधानसभा के समीप जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में पधारे और लोहाघाट आने का आपका कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हुआ, परंतु जो पिथौरागढ़ में आपके द्वारा जो संबोधन जनता को किया गया उसमें जो यहाँ की लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था उसमें आपने अपने संबोधन में माँ बाराही का जिक्र, माँ पूर्णागिरी का जिक्र, वो रीठा साहब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया। नहीं, निश्चित रूप से इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाली तो होती ही है, लेकिन वहीं दूसरा पहलू अगर इसका देखें तो हर विधायक को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, अपने क्षेत्र के लिए काम चाहिए और विपक्ष सिर्फ और सिर्फ बुराई करने के लिए या विरोध करने के लिए नहीं होता। यदि हरीश धामी जी के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य हुआ है पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों के द्वारा, तो वो अपने संस्कार दिखा रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करके। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति खोजी जानी चाहिए या बिटवीन द लाइन्स बहुत रीड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।